एग्जाम में कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से इंग्लिश की पढ़ाई करनी है, ग्रामर कहाँ से पढ़ना है, वोकैब कितना पढ़ना है, ग्रामर के सारे रूल्स याद करना जरूरी है क्या, वोकैब के सारे वर्ड्स याद करना जरूरी है क्या, ये सारे क्वेश्चंस के अगर आपको जवाब चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए। पूरा वीडियो देखना, पूरे वीडियो में आपको समझ में आएगा कि आप अगर एंट्रांस एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो और उसके अंदर इंग्लिश की ग्रामर, इंग्लिश की वोकैब अगर आप पढ़ना चाहते हो तो कहाँ तक पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, क्यों पढ़नी है, सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। स्टे ट्यून्ड टू द लास्ट ऑफ द वीडियो और इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी एंट्रांस एग्जाम एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए बहुत यूजफुल वीडियो होने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नाउ बचपन में तो पढ़ा था, लेकिन फिर से मुझे इंग्लिश क्यों पढ़ना है, तो सबसे पहली बात, बचपन में जो इंग्लिश पढ़ा वो क्यों पढ़ा। तो बचपन में पढ़ने का रीजन था कि आपको लिखना था, रीड करना था एंड दूसरा अंडरस्टैंड करना था। ये रीजन थे जो बचपन में आपने पढ़ा था इंग्लिश, राइट। अब जो पढ़ रहे हो नाउ, दिस टाइम आप जो पढ़ोगे वो पढ़ोगे एनालाइज करने के लिए। तो इंपॉर्टेंट ये है कि रीड, राइट एंड कम्युनिकेशन अंडरस्टैंड ये आपका हो चुका है, अब आप करोगे एनालाइज। तो सर डिफरेंस क्या पड़ेगा? डिफरेंस ये पड़ता है, जब आप अंडरस्टैंड करना चाहते हो, जब आप रीड करना चाहते हो, जब आप राइट करना चाहते हो, तो आप सेंटेंस को फ्रेम करना सीखते हो। यहां पर सेंटेंस को फ्रेम करने की बात होती है। जब एनालाइज की बात आती है तो सेंटेंस तो ऑलरेडी मिल जाता है गाइस। क्वेश्चन में सेंटेंस आपको हमेशा मिलेगा, लेकिन आपको क्या करना होगा, आपको उसको समझना होगा, उसकी स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना होगा, उसकी एलिमेंट्स को समझना होगा एंड बेस्ड ऑन दैट आपको आंसर करना होगा। लाइक क्वेश्चन टाइप्स कौन से आते हैं उसके बेस पे बात करते हैं। जैसे कि एग्जाम में जो क्वेश्चन टाइप होते हैं जो कि ग्रामेटिकल बेस्ड होते हैं, उनका क्या टाइप होता है। तो बेसिकली ग्रामर की जो क्वेश्चंस आते हैं वो होते हैं सेंटेंस में स्पॉट दी एरर। आपको क्या करना है, एरर स्पॉट करना है, स्पॉट दी एरर्स। ये एक टाइप का क्वेश्चन होता है। देन दूसरा क्वेश्चन टाइप होता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। अब ये जो क्वेश्चंस है इनके अंदर आपको जो क्वेश्चंस के अंदर सेंटेंस मिलेंगे वो तो बनाए बनाए मिलेंगे। मतलब वहां पे आपको जाके सेंटेंस बनाना नहीं है, सेंटेंस को रीड करना है लेकिन समझना है, लेकिन उसके साथ एरर भी फाइंड आउट करना है, उसके साथ इंप्रूवमेंट भी करनी है। तो ये सारी चीजें करने के लिए आपको एनालाइज करना जरूरी है, ना कि सिर्फ रीड, राइट एंड अंडरस्टैंड करना जरूरी है। तो बचपन में पढ़ने का रीजन और था, अब पढ़ोगे उसका रीजन और है। तभी जो इंग्लिश पढ़ी थी वो अलग थी, अब जो इंग्लिश पढ़ोगे वो अलग है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ लैंग्वेज अलग है, मैं ये बोल रहा हूँ तब जो पढ़ा था वो किसी से सुना था, वो पढ़ा था जो दूसरे से सुना, वो तीसरे को सुनाया और पढ़ लिया। लेकिन अब जो पढ़ोगे वो परफेक्शन है, उसी को यूज करना है और एग्जाम में क्वेश्चन को आंसर करना है, कम से कम टाइम में आंसर करना है। देन नेक्स्ट बात करेंगे ग्रामर की गोल्डन की। देखो, जब भी एनालाइज करने की बात आती है तो इट इज नॉट ओनली अबाउट रीडिंग। एनालाइज करने का मतलब सेंटेंस को रीड करना नहीं होता। बहुत से लोग यहाँ पे गलती करते हैं। रीडिंग करने का बोला हुआ है, लेक्चर्स ने ये बोला हुआ है कि रीडिंग करो, लेक्चर्स ने ये बोला हुआ है ग्रामर रूल्स को याद करो, तो सारे ग्रामर रूल्स बाहर कर लो। गाइस इससे एनालाइज नहीं होता, इससे इससे आप क्वेश्चन को आंसर नहीं कर सकते। और अगर क्वेश्चन को आंसर कर भी गए तो आप टाइम वेस्ट ज्यादा करोगे, आप अपने टाइम को नहीं बचा पाओगे। तो सबसे पहली चीज, एनालाइज करने का गोल्डन गोल्डन की क्या है। सबसे पहले समझो कि ग्रामर चलता किस चीज पे है, सेंटेंस की बेस पे, मतलब सेंटेंस की स्ट्रक्चर पे चलता है। कोई भी लैंग्वेज का ग्रामर जो होता है वो सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए बनाया जाता है। इसी का मतलब ये हुआ कि उस ग्रामर को समझने के लिए स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। अब इंग्लिश में जो ग्रामर का स्ट्रक्चर होगा या सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, सो दैट विल बी सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। और इसके साथ टेंस का चार्ट, ये आपके लिए गोल्डन की है। ये टेंस का चार्ट जो होता है ना, जो बचपन में आपको आपकी स्कूल डेज में 6 स्टैंडर्ड से लेके 10 स्टैंडर्ड के बीच में टेंस का चार्ट जो पढ़ाया जाता है, ये बहुत बड़ी गोल्डन की है वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द एंट्रांस एग्जाम या गवर्नमेंट एग्जाम या कॉम्पिटेटिव एग्जाम। ये आपके लिए बहुत बड़ी गोल्डन की है व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश लैंग्वेज, इवन इन रीजनिंग ऑल्सो ये बहुत बड़ी गोल्डन की है। देन अब मैं बात करता हूँ स्ट्रक्चर के ऊपर, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। देखो, जितने भी ग्रामर के रूल्स है वो सारे के सारे रूल्स इसी स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। सारे रूल्स, ऑल रूल्स आर बेस्ड ऑन दिस स्ट्रक्चर। तो अगर इस स्ट्रक्चर को समझ लिया तो सारे रूल समझ लिए, इतना इजी हो गया। देखो, जब भी सब्जेक्ट की बात करता हूं तो सब्जेक्ट में बेसिकली क्या क्या हो सकता है, जनरली क्या क्या होता है पता है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं इंग्लिश के। इतना तो पता होगा आई होप, क्योंकि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, एंट्रांस एग्जाम दे रहे हो, आप बच्चे नहीं हो, आप जूनियर केजी, सीनियर केजी या 10th की एग्जाम नहीं दे रहे हो, आप एंट्रांस एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जॉब के लिए जा रहे हो।
तो इतना बेसिक तो आपको पता होना चाहिए कि देयर आर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अच्छा, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं भी पता है तो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए समझो कि यहाँ क्या बात करनी है। जब भी मैं सब्जेक्ट की बात करता हूँ तो सब्जेक्ट पार्ट में पार्ट्स ऑफ स्पीच में से क्या क्या आता है? नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, एंड आर्टिकल आता है। अब कुछ यहाँ पे बहुत ज्यादा स्मार्ट लोग होंगे जो जेरेंट एंड इन्फिनिटिव्स का नाम लेंगे, लेकिन ठीक है, वो चीजें अलग तरीके से देखनी है, फिलहाल के लिए हम उनको अवॉइड करते हैं। ये जनरल है कि ये तीन एलिमेंट आपके सब्जेक्ट पार्ट में आपको मिलेंगे। आगे जाते हैं, वर्ब में क्या क्या मिलेगा? गाइस, वर्ब में क्या क्या होता है? एक तो हेल्पिंग वर्ब होता है, और दूसरा एक प्राइमरी वर्ब होता है, मतलब एक्शन वर्ब होता है, इसको हम प्राइमरी वर्ब बोलते हैं। अब यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी ऑक्सिलरी ये सब कुछ सेम ही होता है, दैट इज ओनली हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम लिटरल टर्म में हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं। आगे जाएंगे, बचे कुछ जितने भी आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो यहाँ पे डाल दो। कौन से है? प्रेपोजिशन है, कंजंक्शंस है, देन उसके बाद एडजेक्टिव है, राइट, उसके बाद एडवर्ब है। तो ये सारे जो है वो ऑब्जेक्ट का पार्ट होते हैं। अब समझना एक चीज को कि यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आपको किस तरीके से हेल्प करेगा एंड क्या रिलेशन है रूल्स के साथ। देखो, रूल्स के अंदर जब भी मैं बात करूंगा तो आपको क्या करना होता है? आपको नाउन के रूल्स याद करने होते हैं, आपको प्रोनाउन के रूल्स याद करने होते हैं, आर्टिकल के रूल्स याद करने होते हैं। अरे भाई, इतने सारे रूल्स है, कौन से याद करोगे और कितने याद कर लोगे? इतने सारे रूल्स याद करने के बाद भी जो एक सेंटेंस आने वाला है, क्या आपको पता है कौन सा रूल उसके ऊपर अप्लाई करना है? बिल्कुल नहीं पता होता। इस वक्त ये स्ट्रक्चर आपको हेल्प करेगा। मतलब क्या है? देखो, सेंटेंस कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता। मैं सेंटेंस को भूल जाता हूँ, सेंटेंस का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। कोई भी सेंटेंस आपको दे दिया गया और आपको बोल दिया चलो बेटा इसमें से एरर निकालो, आप क्या करोगे? एक बेसिक ले पर्सन या एक जनरल स्टूडेंट क्या करेगा? वो सेंटेंस को रीड करेगा एंड ट्राई करेगा कि मैं साउंड्स राइट के फंडे पे आंसर करूं। साउंड्स राइट के फंडे पे आंसर करूं। साउंड्स राइट का फंडा क्या है? कि कभी मैंने सुना था कि ये सेंटेंस इस तरीके से लिखा जाता है, तो ये सेंटेंस मुझे सुनने में बड़ा सही लग रहा है, तो ये आंसर भी मेरा सही होगा। अगर आप इसके बेस पे आंसर करते हो तो गाइस बिलीव मी, 100% वो आंसर गलत है। उसका आंसर राइट नहीं आ सकता। और आ भी गया ना तो आई वुड से कि वो लकी होगा जो उसका आंसर करेक्ट आ गया। अब देखो, अगर साउंड राइट का फंडा नहीं लगाना है तो क्या करना है? जब भी सेंटेंस को रीड करते हो तो सेंटेंस के अंदर स्ट्रक्चर को समझो। मतलब आप सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को समझो। जैसे कि मैं यहां पे लिख देता हूं, राहुल राइट्स अ लेटर। ये मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ। अब इस सेंटेंस में एक सिंपल स्टूडेंट या जनरल स्टूडेंट क्या करेगा? इस सेंटेंस को राहुल राइट्स अ लेटर इस तरीके से रीड करेगा। और एक सेंटेंस में यहां पे लिख देता हूं, राहुल राइट अ लेटर। ये भी एक सेंटेंस है, ऊपर भी एक सेंटेंस लिखा हुआ है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, जब तक मैं एक्सप्लेन करूं आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि इसमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। ये सेंटेंस ए है और नीचे का सेंटेंस बी है। आप मुझे बताओ कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट। ठीक है, अब जरा समझो, यहां पर एक पर्सन जो इसको सेंटेंस को रीड करेगा और साउंड राइट के फंडे पे जाएगा, उसको एटलीस्ट 2 से 3 मिनट लगेंगे। अब यहाँ पे मैंने सिंपल सेंटेंस रखा हुआ है, लेकिन अगर इस सेंटेंस को बड़ा कर दिया जाए तो 2 से 3 मिनट जाएंगे सिर्फ समझने के लिए, क्योंकि आप मीनिंग निकालोगे, फिर आप याद करोगे कि मैंने कहीं पे सुना था क्या, क्या ऐसा ही कभी बोला जाता है क्या, ये सब समझना पड़ेगा। और फिर आप आंसर करोगे, मतलब आप 2 से 3 मिनट वेस्ट करोगे। लेकिन अगर आप रूल्स को पढ़े हो, अगर आपने एप्लीकेशन सीखी हुई है, अगर आपने स्ट्रक्चर देखा हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से आंसर कर जाओगे। कैसे? देखो, इस सेंटेंस को पूरा रीड करने की भी वैसे भी जरूरत नहीं है। क्या करोगे? आप पहले तो देखोगे सब्जेक्ट पार्ट। ये राहुल क्या है? मेरे लिए सब्जेक्ट पार्ट है। सब्जेक्ट पार्ट में भी राहुल मेरे लिए राहुल नहीं है। वो राहुल मेरे लिए क्या है? नाउन है। ये मेरे लिए क्या है? एक नाउन। जैसे मैंने नाउन पढ़ा तो मुझे याद आना चाहिए कि नाउन के अंदर भी टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं। उसके अंदर राहुल कौन से टाइप का नाउन है? प्रॉपर नाउन है। उसी के अंदर ये प्रॉपर नाउन के साथ कौन सा नाउन है? सिंगुलर नाउन है। जैसे ही मैंने सिंगुलर नाउन याद किया, मुझे एक गोल्डन रूल याद आता है जो कि ग्रामर में हमेशा दिखाई देता है, दैट इज सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट। मतलब मुझे ये समझ में आ गया कि सब्जेक्ट को वर्ब से अग्री करना होता है इन टर्म्स ऑफ प्लूरलिटी एंड सिंगुलरिटी। मतलब अगर वर्ब प्लूरल तो सब्जेक्ट भी प्लूरल, और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट पे डिपेंड होता है। ये तो मुझे जनरल है। अब मैंने क्या किया? राहुल सिंगुलर है, राहुल सिंगुलर है, इसका मतलब मेरा वर्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। नाउ हियर कम्स अ ट्विस्ट।
अब बहुत सारे बच्चे लोग यहाँ पे ये पता ही नहीं होता कि वर्ब की केस में वर्ब प्लूरल कब होता है और सिंगुलर कब होता है। इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में और एक क्वेश्चन का आंसर करो। वर्ब के टोटल फॉर्म्स कितने होते हैं? टोटल वर्ब के फॉर्म्स कितने हैं और कौन से फॉर्म होते हैं? आपको मुझे ये बताना है कि राइट के टोटल फॉर्म्स कितने हैं और कौन से ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब सबसे पहली बात, राइट्स, इसमें से राइट सिंगुलर है कि राइट सिंगुलर है? देखो यहां पर ए में जो राइट्स लिखा हुआ है वो सिंगुलर है और जो राइट लिखा हुआ है वो प्लूरल है। अब ये कौन से फॉर्म में आता है वो आप कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर मैं सेंटेंस को देखता हूं तो राहुल यहां सिंगुलर हुआ, राइट्स भी सिंगुलर हुआ, यहां राहुल सिंगुलर है बी में, लेकिन राइट प्लूरल है। इसका मतलब मेरा एरर कहां है? एरर मेरा बी में है। तो इट मीन मेरा इनकरेक्ट सेंटेंस कौन सा है? बी वाला मेरा इनकरेक्ट सेंटेंस है। और मेरा करेक्ट सेंटेंस कौन सा है? ए वाला मेरा करेक्ट सेंटेंस। तो मैंने सेंटेंस को तो पूरा रीड किया ही नहीं, मैंने तो ये देखा भी नहीं कि ए और लेटर लिखा हुआ है वो करेक्ट है भी कि नहीं है। अल्दो अगर ऑप्शंस में अगर दोनों भी ऑप्शंस में रखा हुआ है कि राहुल राइट्स भी गलत है और लेटर भी गलत है, मतलब ऑप्शंस में ए एंड बी ऐसा अगर लिखा होगा या ए एंड सी अगर ऐसा लिखा हुआ, देन आई हैव टू चेक, अदरवाइज मुझे चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ती ना। तो मतलब मैं समझाना क्या चाह रहा हूं कि सेंटेंस के अंदर जो एलिमेंट्स है अगर उन एलिमेंट्स को आप आइडेंटिफाई कर गए, अगर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखना शुरू कर दिया, तो आप रूल्स को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। अगर आप रीड करने जाओगे तो रूल्स को अप्लाई करना ही भूल जाओगे। सिर्फ सेंटेंस को रीड करते बैठोगे और जैसे ही ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होगा आपको वो सेंटेंस सुना सुना लगेगा, तब आप सेंटेंस को करेक्ट बोल दोगे। और हाँ, इसमें से 90% ऑफ द टाइम आप क्वेश्चन का आंसर करोगे नो एरर। क्यों? क्योंकि आप हमेशा साउंड्स राइट के फंडे पे आपको हर कोई सेंटेंस जो है वो करेक्ट दिखाई देगा, आप इनकरेक्ट कभी ढूंढ ही नहीं पाओगे। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। जनरल स्टूडेंट जो इसको पढ़ाई करते हैं, इस तरीके से पढ़ाई करते हैं, उनके लिए हमेशा प्रॉब्लम होता है। और दूसरा वो बच्चा जो ओवर कॉन्फिडेंट होता है, मैं तो कॉन्वेंट से पढ़ा हूं, मुझे तो ग्रामर पूरा आता है, मैं तो इसको आंसर कर ही जाऊंगा। आई नो ईगो हर्ट हो रहा है आपका, लेकिन यस यही सच बात है। कॉन्वेंट के स्टूडेंट्स की ये सबसे बड़ी गलती है कि ये समझते हैं कि उनको ग्रामर पूरी आती है। हमने तो 20 साल से ग्रामर पढ़ा है, हमें तो एरर मिलना ही है। तो गाइज ये आपका बहुत बड़ा, मतलब मैं बोलता ना, खुद के ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस हो आप, गलत कर रहे हो। इस तरीके से पढ़ाई मत करो, ठीक है? या फिर एग्जाम ही मत दो, क्योंकि वो होना नहीं है आपसे। अब देखो, जैसे ही आपने स्ट्रक्चर को समझ लिया, अब स्ट्रक्चर एंड रूल्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना, रिलेट करना बहुत आसान। सबसे बड़ी चीज ये कि सब्जेक्ट एंड रूल, जो आपका रूल है और जो आपका स्ट्रक्चर है वो कनेक्ट होना चाहिए। वो आपने कनेक्ट करना सीख लिया। जैसे ही कनेक्ट करना सीख लिया, आपके लिए रूल्स को अप्लाई करना सिंपल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। सर सारे ग्रामर रूल्स याद करना जरूरी है क्या? तो आंसर इज नो। सारे ग्रामर रूल्स को याद करना कोई जरूरी नहीं। बहुत सारी चीजों पर बहुत सारी जगह पे ये सुनाई देता है कि इतने रूल्स याद कर लो, ये रूल्स याद कर लो, वो रूल्स याद कर लो। नहीं है, ऐसा नहीं होता। इतने सारे रूल्स कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। अल्दो अगर 500 के प्लस रूल्स है ना, तो सब रूल्स अगर माइनस कर दो तो गिन चुन के निकल के आएंगे 100 रूल्स, 100 रूल्स निकल के आएंगे। अब उन 100 रूल्स में से भी कुछ ऐसे चुनिंदा रूल्स है जो एग्जाम में बार बार आते हैं, ठीक है? उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर एग्जाम में जो बार बार रूल्स आते हैं जिनको यूज किया जाता है, वो रूल्स एक बार समझ लिए, उनकी एप्लीकेबिलिटी समझ ली, तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाती है, बहुत सारा कवर हो जाता है, ठीक है? तो वो इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे रूल्स को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी पर्सन ऐसा मत करो कि भाई जितने रूल्स दिए सब मगअप कर लूंगा, हो गया। नहीं होता। अब करना क्या है? अगर रूल्स याद नहीं करने तो क्या करना है? समझो, लेट्स से आपको 100 रूल्स किसी ने दे दिए, आपके पास ग्रामर के 100 रूल्स है। आप क्या करोगे? आप 100 रूल्स को याद नहीं करोगे, आप हर दिन 10 रूल्स को लोगे और 10 रूल्स की एग्जाम्पल, जो भी एग्जाम्पल्स दी होगी, इनके ऊपर वो रूल्स को किस तरीके से अप्लाई किया है वो देखोगे। इट मीन्स कि मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले एक सेंटेंस दिया था, उस सेंटेंस के अंदर जो मेरा राहुल नाउन है वो सिंगुलर था, तो मैंने लिखा था ना कि राहुल नाउन है, सिंगुलर है, ऐसा लिखना है आपको। राहुल जो है वो नाउन है, वो सिंगुलर है, उसी के साथ एक प्रॉपर नाउन है, ऐसा आपको लिखना है प्रॉपरली। फिर आपको क्या देखना है? वर्ब लिखा था, वर्ब के अंदर क्या लिखा था? राइट्स लिखा था, राइट्स राइट्स लिखा था, स्पेलिंग गलत लिखा। हाँ देखो, यहाँ पे मैंने राइट्स लिखा था। राइट्स क्या होता है? सिंगुलर होता है। अब ये फॉर्म कौन सा है वो आप मुझे बताओगे, इसके लिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। तो ये सब आपको नोट डाउन करना है। जब नोट डाउन करोगे ना, तभी आपको समझ में आएगा, तभी आप चीजों को याद रखना शुरू करोगे। सिर्फ चीजों को मगअप करने से आप अप्लाई नहीं कर सकते। एप्लीकेशन इज ऑल अबाउट दी एंट्रेंस एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यहाँ पर एप्लीकेशन मैटर करती है, आपको कितना याद है
ये मैटर नहीं करता। बिलीव मी, आप थियरी नहीं लिख रहे हो, आप क्वेश्चन की एमसीक्यूज में आंसर करना चाहते हो। स्मार्टली पढ़ाई करो, वो हार्डवर्क मत करो, गधा मजदूरी मत करो। हार्डवर्क करने की जरूरत है, लेकिन इतनी भी नहीं कि आप गधा मजदूरी करना शुरू कर दो। जो आप कर रहे हो वो गधा मजदूरी है। स्मार्ट वर्क करोगे, बहुत आसानी से एग्जाम को क्रैक कर जाओगे। ये मेरा ट्रस्ट है आपके ऊपर, और मैं 100% श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि जो बता रहा हूँ अगर वो फॉलो करोगे तो इंग्लिश का कोई भी ग्रामर का रूल आपको याद करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। बिलीव मी, ये एक तरीका हो गया कि आप ग्रामर रूल्स को समझ सकते हो, और समझने के साथ ही आपको याद भी हो जाए। ठीक है, ये प्रैक्टिस करने का भी एक तरीका है। उसके बाद बात करते हैं आगे। सर, सारे वर्ड्स याद करने की जरूरत है, क्या जरूरत है? वोकैब कितनी है, वोकैबुलरी में कितने वर्ड्स हैं? अगर नंबर बता पाओगे तो बताओ, नहीं बता सकते, क्यों? क्योंकि इन्फिनाइट है यार, कितने याद करोगे वर्ड्स? वर्ड्स याद नहीं किए जाते, वर्ड्स को भी समझा जाता है। हाँ, वर्ड्स को भी समझा जाता है। अच्छा, एक वियर्ड क्वेश्चन पूछता हूँ, शायद आप लोगों ने इसके पहले कभी किसी टीचर से सुना नहीं होगा। किसी वर्ड का कोई स्ट्रक्चर भी होता है क्या? क्या वर्ड में कोई स्ट्रक्चर होता है? हाँ, जैसे कि सेंटेंस में मैंने अभी अभी एक स्ट्रक्चर लिखा ना, कि सब्जेक्ट होता है, फिर एक वर्ब होता है, और फिर एक ऑब्जेक्ट होता है। क्या इस तरीके से वर्ड का भी कोई स्ट्रक्चर होता है? तो आंसर इज यस, वर्ड का भी स्ट्रक्चर होता है। एक जो वर्ड आपको लिखा मिलेगा वो वर्ड हमेशा ही स्ट्रक्चर के साथ होगा। लेट्स से टेक एन एग्जांपल, मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा इनकरेक्टनेस, मैंने यहाँ पे लिख दिया इनकरेक्टनेस। अब इस वर्ड को ध्यान से देखो, इस वर्ड के अंदर आपको तीन पार्ट मिलेंगे। पहला इन, दूसरा करेक्ट, और तीसरा नेस। ठीक है, हर किसी का अपना अपना एक रोल है इस वर्ड के अंदर। इन जो है वो प्रीफिक्स है, करेक्ट जो है वो रूट है, और नेस जो है वो सफिक्स है। फिलहाल के लिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, इन डेप्थ में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आपको समझाना हो कि किस तरीके से आप वर्ड को समझने की कोशिश करते हो। देखो, प्रीफिक्स जो होता है, प्रीफिक्स आपको हमेशा टोन ऑफ द वर्ड बताता है। मतलब ये वर्ड नेगेटिव है, ये वर्ड पॉजिटिव है, क्या ये वर्ड प्लूरलिटी के साथ बैठा हुआ है, क्या ये वर्ड डबल है, मतलब एक तरीके से कभी कभी होता है ना बाय, बी आई बाय वाला, तो वो डबल दो चीजें बताता है, सेपरेशन बताता है। तो इस तरीके से ये टोन बताता है। प्रीफिक्स का काम क्या है? वर्ड की टोन को एक्सप्लेन करना। यहां पर इन क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि ये वर्ड जो है वो नेगेटिव कोनोटेशन में है, ये वो एक्सप्लेन कर रहा है। फिर आता है रूट। रूट क्या होता है? एक वर्ड का बेस होता है जिसके ऊपर वो वर्ड जिंदा है। अब हमेशा ही ये तीनों स्ट्रक्चर हो ये जरूरी नहीं, इस वर्ड में तीनों भी है, इसीलिए हम समझ रहे हैं। ये वर्ड का बेस है, इसका मीनिंग पता होना जरूरी। देखो, जरूरी है, लेकिन इतना भी जरूरी नहीं है कि इसका मीनिंग पता नहीं तो आंसर नहीं किया जा सकता। आंसर किया जा सकता, उसकी भी अपनी टेक्निक है, लेकिन यहां पर मीनिंग पता होना चाहिए। नेक्स्ट, नेस। अब नेस लिखा हुआ है, सफिक्स का क्या काम है? देखो, सफिक्स जो है ना, वो मोस्टली आपको बताएगा नेचर ऑफ द वर्ड। अब अगर सिंपल भाषा में बात करूं, तो आपने ग्रामर में तो पढ़ा ही होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। यस, ये जो सफिक्स होते हैं ना, ये आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच समझा देते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में समझा देंगे, आई वुड से 80% ऑफ द केस में आप वर्ड का नेचर जो है वो समझ जाओगे। लेट्स से वो नाउन है, वो एडजेक्टिव है, वो एडवर्ब है, वो वर्ब है, वो क्या है वो आपको समझ में आ जाएगा। चलो फॉर एन एग्जाम्पल, किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर आईएनजी लगा है तो वो क्या हो सकता है? वो दो ही हो सकता है, एक तो वो वर्ब होगा, या तो वो एडजेक्टिव होगा, दोनों में से कुछ एक हो सकता है। ठीक है, अब यहां पर नेस लगा हुआ है, नेस लगाने का मतलब क्या है? एक तो ये कोई तो नाउन है, या तो ये एक तरीके से एडजेक्टिव है। बेसिकली ये नाउन ही है, ये एडजेक्टिव हो नहीं सकता। ठीक है, तो इस तरीके से एक वर्ड का स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को यूज करके आप बहुत सारी क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। लेट्स से एंटोनिम, आप एंटोनिम्स को आंसर कर सकते हो, आप सिनोनिम्स को आंसर कर सकते हो, और हाँ, इफ यू कैंट बिलीव मी, तो आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को भी आंसर कर सकते हो। मतलब ये सारे जो क्वेश्चन आज तक आप सिर्फ मगअप करके आंसर करते थे, अगर आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गई, तो आप बिना नोइंग दी वर्ड, वर्ड का मीनिंग पता भी नहीं है आपको, लेकिन आप क्वेश्चन को आंसर कर जाओगे, ये मेरी 100% गारंटी है। समझो, अब यहां पर भी बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि आप किसी भी वर्ड की स्ट्रक्चर को जब एनालाइज करते हो, तो एनालाइज करते वक्त अगर किसी वर्ड का कोई स्ट्रक्चर जो बहुत वियर्ड है, समटाइम्स वियर्ड स्ट्रक्चर्स आते हैं। वियर्ड स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? समटाइम्स ऐसा होगा, अब मैंने यहाँ बायो लिख दिया,
अब कोई बोलेगा सर ये बायो तो सफिक्स प्रीफिक्स है, और कोई बोलेगा सर बायो तो रूट है। गाइस ये प्रीफिक्स के साथ रूट भी है। तो ये चीज भी समझ में आनी चाहिए कि एक वर्ड जो मैं रीड कर रहा हूं उसका नेचर क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर उसका नेचर क्या बैठता है, वो कहाँ पे क्या होता है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कुछ प्रीफिक्स जो होते हैं वो लैटिन होते हैं, ग्रीक होते हैं, वैसे ही रूट भी कुछ ग्रीक होते हैं कुछ लैटिन होते हैं। अब ये सब समझने के लिए आप पीएचडी थोड़ी ना कर रहे हो, आपको क्या करना है उतना ही समझना है जितना एग्जाम क्रैक करने के लिए काम आएगा। आपको उतना पढ़ के निकलना है, स्मार्ट वे में काम करना है, ज्यादा गधा मजदूरी नहीं करनी, ठीक है। तो ये बात याद रखना, सारे वर्ड याद नहीं करने, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी लेके मत बैठना, ब्लैक बुक लेके मत बैठना, थाउजेंड्स ऑफ वर्ड मत पढ़ना, सिर्फ वर्ड को समझना, स्ट्रक्चर को समझना। और वैसे भी गाइस एमसीक्यूज दे रहे हो, एमसीक्यूज दे रहे हो तो एलिमिनेशन तो आना ही चाहिए, और एलिमिनेशन के लिए ये सब जरूरी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और गाइस यहाँ तक अगर देखा वीडियो और समझ लिया हो तो लाइक कर दो यार। और अब जो आपको बताने वाला हूँ वो सारी बच्चों का क्वेश्चन होता है एट द टाइम ऑफ एग्जाम, मतलब एग्जाम की जब 10 दिन बचते हैं ना तभी भी यही होता है, और एग्जाम स्टार्ट करने से पहले भी यही डाउट होता है बच्चों के दिमाग में कि सर पढ़ाई शुरू कहाँ से करनी, मतलब इंग्लिश को पढ़ना कहाँ से है, इंग्लिश की ग्रामर को पढ़ना कहाँ से है, वोकैब को पढ़ना कहाँ से है, सर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग कहाँ से शुरू करनी है। ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो इन क्वेश्चन का एक सिंपल आंसर देता हूं, देखो ग्रामर, शुरू करते हैं ग्रामर के साथ। आप ग्रामर पढ़ना चाहते हो, आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम देनी, आपको एंट्रांस एग्जाम देनी है, लेट्स से लॉ एंट्रांस एग्जाम देनी है, लेट्स से आपको किसी होटल मैनेजमेंट की एंट्रांस एग्जाम देनी है, मैनेजमेंट की एंट्रांस एग्जाम देनी है, एसएससी की एग्जाम देनी है, आप यूपीएससी दे रहे हो, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो गाइस, अगर ग्रामर पढ़ना है तो सबसे पहले जाओ 8th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड की ग्रामर की बुक ले लो, 8 या 10 स्टैंडर्ड की ग्रामर की बुक लो। उस बुक को नेक्स्ट 30 डेज तक, 30 डेज तक रोज सुबह उठ के ना एक बार बस नजर घुमा लेना, रीड कर लेना, बाकी कुछ मत करना, 30 डेज तक बस उसको रीड करो। गाइस सिली आइडिया है लेकिन ये इतना इतना कारगर होगा, इतना फायदा देगा आपको, बिलीव मी, आपको ग्रामर फिर से कभी जिंदगी में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, टेंस का चार्ट होता है जो बचपन में हम लोगों ने बहुत ज्यादा इग्नोर किया। इस चार्ट को ना अच्छे से नोटबुक के ऊपर लिख लो, और फिर उसी स्ट्रक्चर को हर दिन उठने के बाद वापस से एक बार लिखना, मतलब जैसे ही आपने रीड कर लिया दूसरे दिन वापस से ये टेंस का चार्ट उसी के बाद लिख देना, ये कर लेना। ये दो चीजें करोगे ऑटोमेटिकली ग्रामर की बेसिक जो है 30 डेज के अंदर आपकी क्लियर हो जाएगी, ये मेरा वादा है। अगर नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताना, 30 डेज ट्राई करके देख लेना। उसके बाद थर्ड, आपको वोकैब पढ़ना है या वोकैबुलरी पढ़नी है, या इन अ वे आपको रीडिंग करनी है। सर रीडिंग के लिए और वोकैबुलरी के लिए क्या करना है, ये मैं सिर्फ स्टार्ट करने के लिए बता रहा हूं, मैं ये नहीं बता रहा हूं कि पूरी पढ़ाई कैसे करनी है, मैं ये बोल रहा हूं पढ़ाई शुरू कहां से करनी है। अगर मुझे स्टार्ट नहीं मिल रहा है, मुझे कहां से पढ़ना है मुझे नहीं पता है, मैं एक ऐसा लड़का हूं जो हिंदी मीडियम से हूँ, मराठी मीडियम से हूँ, या फिर मैं कॉन्वेंट से हूँ, लेकिन स्कूल में कभी मैंने पढ़ाई की नहीं है, अब मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे एग्जाम कर क्लियर करनी है, मुझे कॉलेज में एडमिशन चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, वो पर्सन के लिए ये स्ट्रेटेजी, वो पर्सन इस स्ट्रेटेजी को यूज करे। अल्दो जो पर्सन बहुत ज्यादा स्मार्ट भी है ना, जिसने कॉन्वेंट में इतने सालों से पढ़ाई भी की है, जो एकदम फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है, उसके लिए भी यही स्ट्रेटेजी है। वो भी कोई 30 मार्क का नहीं है जो जाके कॉम्पिटेटिव एग्जाम वन शॉट ऐसे क्लियर कर लेगा, उसके लिए भी पढ़ाई करना जरूरी है, ठीक है। तो वो भी यही कर सकता है। अब देखो, जब रीडिंग की बात आती है तो रीडिंग के कुछ चुनिंदा मटेरियल्स होते हैं जो सब लोग रेकमेंड करते हैं, मैं भी वही रेकमेंड करूंगा, लेकिन लेकिन यहाँ पे रीडिंग की स्ट्रेटेजी में बदल रहा हूं, मतलब आप न्यूज़पेपर रीड करोगे, डेफिनेटली आप न्यूज़पेपर ही रीड करोगे, ठीक है। अब बहुत से लोग यहाँ पे ये रेकमेंड करते हैं कि फिक्शनल नॉवेल पढ़ो, फिक्शनल नॉवेल पढ़ो, तो मैं ये रेकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा, फिक्शनल नॉवेल मत पढ़ना, वो एक नॉनसेंस रीडिंग है, उसका कोई फायदा नहीं होता, फालतूगिरी है, वो मत पढ़ो, बिलीव, बुरा लग रहा होगा लेकिन मत पढ़ना। उसके बाद नॉन फिक्शन, गाइस नॉन फिक्शन पढ़ना जरूरी है, लेकिन नॉन फिक्शन भी वो पढ़ो जो आपकी एग्जाम की पर्सपेक्टिव से सही हो। चलो एक एग्जांपल देता हूं, आप यूपीएससी क्लियर कर, आप यूपीएससी पढ़ना चाहते हो, आप यूपीएससी में इंग्लिश पढ़ना चाहते हो, देखो यूपीएससी एग्जाम क्लियर करना है तो आपकी यूपीएससी में जीके बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो लेट्स से नॉन फिक्शन में क्या क्या आ सकता है, कोई हिस्टोरिकल बुक हो सकती है, कोई हिस्ट्री का एनालिसिस कर रहा होगा, कोई पर्सन ऐसा होगा जो सोशल साइंस के बारे में बता रहा होगा, कोई पॉलिटी के बारे में बता रहा होगा, ठीक है। तो ये सारी जो बुक्स होती है ना वो आपको पढ़नी होती है। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हुआ, एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। समझो आप एमबीए एंट्रांस की एग्जाम दे रहे हो, अब आपको बुक पढ़नी है,
आप क्या करोगे, किसी टीचर ने बोला द हिंदू पढ़ो, पढ़ ली, कोई फायदा नहीं है। आप द हिंदू पढ़ के कुछ नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आपने जिंदगी में कभी रीडिंग नहीं की है। वो द हिंदू का पेपर उठा रहे हो, अरे भाई बिलीव मी, वो एडिटोरियल रीड करने से पहले आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। 2 दिन के अंदर आप बंद कर दोगे रीड करना, और पेपर कचरे में जाएगा। तो सबसे पहली चीज, जब भी एमबीए की एग्जाम देनी है या कोई भी एंट्रांस एग्जाम देनी हो, तो अपनी फील्ड का बुक उठाओ। मतलब अभी एमबीए की एग्जाम दे रहे हो, चलो लेट्स से किसी बिजनेस के रिगार्डिंग कोई बुक है, पढ़ लो, मजे के लिए पढ़ लो। यहाँ पे मजे के लिए पढ़ना है, लेकिन डोपामाइन रिलीज नहीं करना है। क्या करना है, वहां पे जो वर्ड्स आते हैं ना, उन वर्ड्स को अच्छे से पढ़ना है। ऐसा कभी कभी होता है, ऐसा कभी नहीं, हमेशा ही होता है आपके साथ। आप क्या करते हो ना, रीड कर लोगे, आपको बोला है रीड करने के लिए, रीड कर लिया, 2 महीने तक आप अच्छे से रीड करते हो। फिर आप क्लासरूम में आते हो, टीचर आपको पूछता है बेटा रीड किया? आपने रीड तो किया है, 100% आपने रीडिंग की है, हर दिन रीडिंग की है। लेकिन उस दिन अगर उस टीचर ने आपको कोई वर्ड पूछ लिया आपकी रीडिंग मटेरियल से, तो आप आंसर नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने रीड किया, लेकिन आपने गलती की। आपने, आपको जो वर्ड्स नहीं आते थे वो गूगल पे सर्च कर लिए। ठीक है, उस दिन आपने गूगल पे सर्च कर ली, अब आप देखो कितने स्मार्ट हो। आपने गूगल पे वर्ड सर्च कर लिया, आपको मीनिंग पता चलेगा, मीनिंग पता चल गया, आपके ब्रेन में फिट हो गया। अब आप इतने स्मार्ट हो ना कि आपने वर्ड लिखा नहीं, आपने सिर्फ याद कर लिया। क्यों? क्योंकि आप तो भाई कंप्यूटर हो ना, आपको तो याद हो जाएगा, आप जिंदगी भर याद रखोगे। ऐसा नहीं होता यार, ये ओवर कॉन्फिडेंट है। ऐसा मत करो। जो भी वर्ड पढ़ते हो, गूगल पे रिसर्च करते हो, उसको लिख लो। क्यों? क्योंकि आप ह्यूमन ब्रेन हो, आपके पास रिवीजन की जब तक एबिलिटी नहीं होती ना, तब तक आप वो याद नहीं कर सकते। तो आपको याद रखने के लिए लिखना पड़ेगा, उसको नोट करना पड़ेगा। अब नोट क्या करना है, वर्ड की सिर्फ मीनिंग नोट करनी है क्या? नहीं, इतना ही नोट करना इनफ नहीं होता। यहां पर आपको सिनोनिम भी नोट करना है। मतलब उसके जैसे, उसके मीनिंग वाले और भी वर्ड होंगे, उनको भी लिखना है। एंटोनिम भी लिखने हैं, उसको भी निग्लेक्ट नहीं करना है, वो भी लिखना है। और इसी के साथ उसका एक डेफिनेशन होगा, मतलब एक वन लाइनर होगा, वो भी लिखना है। जब ये सब करोगे ना, तब जाके आपकी वोकैब की क्लैरिटी आपको मिलेगी, आपकी रीडिंग की क्लैरिटी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, समटाइम्स क्या होता है ना, कि पैसेज आ जाता है। अब पैसेज रीड करते करते आपको लगता है पैसेज तो बड़ा डिफिकल्ट है, अरे भाई समझ में ही नहीं आ रहा है। पहले समझो कि डिफिकल्ट होता क्या है। अरे बेटा, वो आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, जो चीज आपके लिए अननोन है, वो डेफिनेटली डिफिकल्ट होगी। लेकिन अगर आप रीड करोगे, उसकी मीनिंग को समझोगे, उसकी सिनोनिम एंटोनिम्स को रीड करोगे, लेट्स से कोई वर्ड है जैसे कि इगैलिटेरियन, अब मैंने वर्ड बोल दिया, आप स्पेलिंग बताओ, देखे देखते कितने लोगों को पता है इगैलिटेरियन वर्ड की स्पेलिंग जो है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। गूगल पे सर्च मत करना, लेकिन कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो। इगैलिटेरियन वर्ड जो लिखा हुआ है, अब उसकी जगह पे कोई और वर्ड आ गया जो कि इगैलिटेरियन का सिनोनिम है। लेट्स सी इक्वालिटी है, इक्वालिटी वर्ड है, अब उसका सिनोनिम है इगैलिटेरियन, अब वो वर्ड आ गया। आप कैसे समझोगे? आपको पता ही नहीं इगैलिटेरियन का सिनोनिम इक्वालिटी होता है। तो ये समझने के लिए आपको ये सब करना पड़ता है, ये रिसर्च करना पड़ता है, ये मेहनत करनी पड़ती है। तब जाके आपको वो डिफिकल्ट भी इजी दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि अब जो आपने इगैलिटेरियन वर्ड सुन लिया, अब तो वो नोन हो गया ना। अब अगर वो एग्जाम में आएगा तो आपको फर्क ही नहीं पड़ता, आपके लिए थोड़ी ना वो डिफिकल्ट है, आपके लिए इजी हो गया। तो डिफिकल्ट वो है जो अननोन है। तो जब नोन हो जाएगा, वही डिफिकल्ट चीज किसी दूसरे के लिए डिफिकल्ट होगी, लेकिन आपके लिए इजी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी वो फ्रेंडली है, अब वो जानते हो उन चीजों को। तो इस तरीके से जो है वो पढ़ना शुरू करना हो। तो जब इस तरीके से पढ़ना शुरू करोगे, तब जाके आपकी पढ़ाई जो है वो सही से शुरू होगी। और तब जाके आपका एक बेस बनेगा, जिसके बेस के ऊपर आप अपनी इंग्लिश की जो पढ़ाई है फॉर दी कॉम्पिटिटिव एंट्रांस एग्जाम, आप सही से कर सकते हो। सो गाइज, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि सारे रूल्स पढ़ना जरूरी नहीं है, सारी वोकैब याद करना जरूरी नहीं है, और पढ़ाई शुरू करने के लिए कोई बहुत हाई फंडू बुक लेके पढ़ना भी जरूरी नहीं है। आपके पास जो भी मटेरियल है, आपके भाई बहन का, दोस्त का, 8th स्टैंडर्ड के बच्चे का ग्रामर का मटेरियल हो ना, तो भी इनफ होता है, आप शुरू कर सकते हो। तो शुरू करने के लिए किसी क्लासेस वाले की या किसी टीचर की वेट मत करो, खुद से भी शुरू किया जा सकता है। अगर इतना समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। और हाँ, अपनी जो प्रोग्रेस है वो 30 डेज के बाद में या 15 डेज के बाद में मेरे कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताना, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताना, ठीक है। इसके बाद जो है, मैं एक इंग्लिश की सीरीज शुरू करने वाला हूँ, जिसके अंदर हम लोग ग्रामर, पूरा ग्रामर कवर करने वाले हैं। उसके बाद वोकैब, जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया कि किस तरीके से वर्ड को समझना है, किस तरीके के वर्ड के स्ट्रक्चर को समझना है, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर इस सीरीज में पढ़ने वाले हैं। स्टे ट्यून टू द सीरीज ऑल्सो एंड स्टे ट्यून टू दी चैनल ऑल्सो। तो चैनल पे ट्यून रहने के लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, हिट दैट बेल आइकॉन सो यू गेट नोटिफाइड विद द न्यू वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।